चैप्टर चल रहा था जी अपना प्रोनाउन। प्रोनाउन के अंदर हमने रिलेटिव प्रोनाउन शुरू किया था और मैंने कहा था रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा मुश्किल है। इन वीडियोस को आपको दो दो तीन तीन बार देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएंगे अच्छे से। याद आ रही हूँ बातें? ये कुछ सवाल है, आज हम जितना पढ़ेंगे उसके बेस पे करेंगे ही। उससे पहले कुछ जो हमने पीछे पढ़ा था, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव वाले जो दिस दैट दीज दोस्त थे, अगर उनके याद हो तो सवाल नहीं कराए थे मैंने ना, तो कर लो पहले। कुछ जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, आपसे 2 हो जाएगा। पहले कुछ ये क्वेश्चन ही कर लेते हैं जो पिछली अपनी क्लास हुई थी, दिस दैट दीज जो जिसके अंदर आपने पढ़ा था, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जिनके बेस पे ये कर सकते हो आप बड़े आराम से। करके दिखाओ। क्लास के शुरू में ही आए हुए नमूनों को मैं सच सच प्रणाम करता हूँ। ठीक है? मेरा नाम नहीं लेते हो, मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो, इस प्रकार के नमूनों को, मेरी जान के दुश्मनों को मैं सच सच प्रणाम करता हूँ। आपकी मूर्खता का मैं अभिनंदन करता हूँ और क्लास के आखिरी 10 मिनट में आपसे आने की विनती करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं पढ़ूंगा मैं। जिसको जो पूछना है क्लास के आखिरी 10 मिनट में पूछिएगा। बैच के बीच में आपकी मूर्खता के लिए फ्लो खराब नहीं किया जाएगा। हाँ जी, करे भाई ये दोनों। प्लीज डोंट क्रिएट पैनिक अमंग पीपल। लोगों के बीच में पैनिक पैदा मत करो। लोगों के बीच में पैनिक पैदा मत करो ड्यूरिंग दैट डिफिकल्ट टाइम्स। डिफिकल्ट टाइम, डिफिकल्ट टाइम्स, कोई मतलब कह लो कि बुरी परिस्थिति और बुरी परिस्थितियां, है ना, दिक्कत वाले समय। ये जो डिफिकल्ट टाइम्स चल रहे हैं, प्लूरल में लिखा हुआ है, यानी वर्ब कैसी, मतलब इसके साथ कैसा लगाना पड़ेगा एडजेक्टिव। वैसे प्लूरल को जो सिग्निफाई करे ऐसा लगाना पड़ेगा, दैट तो सिंगुलर के साथ आता है। अरे हाँ के ना। अच्छा, अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि प्लूरल आएगा। प्लूरल आएगा तो ये वाले दो तो आएंगे नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दीज आएगा कि दोज आएगा। मुझे बताइए, दीज आएगा कि दोज आएगा? हाँ जी, दीज आएगा कि दोज आएगा? सेंटेंस का मीनिंग देखो, दीज का मतलब होता है ये और दोज का मतलब होता है वो। क्या कहना है? पैनिक क्रिएट मत करो इन डिफिकल्ट टाइम्स में कि उन डिफिकल्ट टाइम्स में। ये तो तब लिखेंगे जब वो चीज हो चुकी होती। अरे हाँ के ना। अभी चल रहा है, प्रेजेंट की बात करने तो वो दीज से हो पाएगी। वही मीनिंग वाली बात। चलो इसमें बताओ जरा। नीदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन मी। ना ही वो और ना ही उसका भाई मेरे से तेज चल सकते हैं। ना तो वो चल सकता है और ना ही उसका भाई मेरे से तेज चल सकता है। कुछ याद आ रहा है? ये जो दैन होता है, टॉलर दैन, वाइजर दैन, ब्रेवर दैन, इनके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है। यहाँ पे कैन वॉक, वॉक तो कैसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो इसका कोई होगा नहीं, यानी सब्जेक्ट से ही कंपैरिजन हो रहा है। सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा था, सब्जेक्टिव केस लगाओ। इसके बाद आई कैन अंडरस्टूड है। इस बार आई एम नहीं, क्योंकि देखो ये वर्ब अंडरस्टूड है ना। ही, नीदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन आई कैन। जितना तेज मैं वॉक कर सकता हूं, आई कैन। आई कैन वॉक पूरा कह लो, आई कैन वॉक अंडरस्टूड है इससे, इसके बाद में। जो आपको चेस एंड क्रिकेट वाला सेंटेंस करा था, चेस एंड क्रिकेट वाला, उसी पे बेस्ड है ये वाला। ये तीनों भी हो जाएंगे आपसे बड़ी आराम से। करके दिखाओ जरा इनको, इनको करके दिखाओ जरा।
यू मे बी एन एडिटर और अ रिपोर्टर, दिस मेक्स यू सिट एंड दैट मेक्स यू रन। यू मे बी एन एडिटर और अ रिपोर्टर, दिस मेक्स यू सिट दैट मेक्स यू रन। अब यहां पे दो नाउन है, एडिटर और रिपोर्टर, ठीक है। ये तुम्हें बिठाता है और वो तुम्हें भगाता है, ये तुम्हें बिठाता है और वो तुम्हें भगाता है। अब मुझे एक बात बताओ, ग्रामर ये कहती है कि दिस माना जाएगा अपने पास वाले नाउन के लिए, यानी दिस माना जाएगा रिपोर्टर के लिए, ठीक है। यानी इस दिस, ये दिस वाला जो है ये रेफर करेगा रिपोर्टर को, यानी रिपोर्टर होना आपको बिठाता है और एडिटर होना आपको भगाता है। बताओ क्या ये बात सही है कि गलत है? रिपोर्टर जो होता है वो फील्ड में भागता है ना, रिपोर्टर जो होता है उसकी फील्ड जॉब होती है, वो फील्ड में भागता है, अलग अलग जगह जगह के न्यूज जाके न्यूज कवर करता है। एडिटर बैठता है, बैठ के काम करता है। अरे हाँ के ना? तो यहां पे तो गड़बड़ है। गड़बड़ है तो फिर इसका क्या इलाज है कि आप इस एडिटर और रिपोर्टर को इंटरचेंज करो। यू मे बी अ रिपोर्टर और एन एडिटर। द पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन अदर ऑफिस। मेरे ऑफिस में जो लोग हैं, मेरे ऑफिस में जो लोग हैं वो स्मार्टर हैं दूसरे ऑफिस से। दूसरे ऑफिस से कि दूसरे ऑफिस में जो लोग हैं उनसे? मेरे ऑफिस में जो लोग हैं वो स्मार्टर हैं दूसरे ऑफिस से कि दूसरे ऑफिस में जो लोग हैं उनसे? हाँ जी। तो देन के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? लोगों का कंपैरिजन करना पहली बात तो, इसलिए आपको देन दोज करना पड़ेगा क्योंकि प्लूरल है ना, पीपल वर्ड। अच्छा, इस बार ऑफ लगाओगे कि इन लगाओगे? इन लगाओगे। जब इधर पीपल इन ऑफिस लिखा हुआ है तो उधर पे भी, इसका मतलब क्या हो गया? स्मार्टर देन पीपल इन अदर ऑफिसेस। अरे हाँ के ना? जैसे उधर इन लगा रखा है तो पैरेललिज्म मेंटेन करोगे, इधर जबरदस्ती का ऑफ क्यों लगाओगे? इधर भी पीपल दोज इन लिख दोगे। द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दैट मैगजीन। जो आर्टिकल इस मैगजीन में पब्लिश होते हैं वो दूसरी मैगजीन से बेहतर है। हाँ जी। इस साइड पे क्या करोगे? द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन, मैगजीन से तो कंपैरिजन करना नहीं है, किससे कंपैरिजन करना है? तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? देन दोज। डायरेक्ट दोज इन भी लिख दोगे चल जाएगा, लेकिन यहां से ना, अगर उधर पब्लिश्ड वर्ड ऐसे, जैसे देखो, अगर इधर ऑफ से कनेक्ट किया होता तो उधर ऑफ से करते हैं, इधर अपोस्ट्रोफी से किया होता तो उधर अपोस्ट्रोफी से करते हैं। अब इस साइड पे अगर ये पब्लिश्ड वर्ड बीच में लिख रखा तो इसको रिपीट कर लो ताकि पता चल जाए कि पब्लिश्ड आर्टिकल की बात हो रही है ना। तो यहां पे दोज पब्लिश्ड इन ऐसा लिख लो। जो स्ट्रक्चर इधर है वही स्ट्रक्चर उधर बना देते हैं अपन। ऑफ से होता तो इधर ऑफ बना देते हैं, इधर इन होता है तो इधर इन बना देते हैं। इस बार इन के अलावा यहां पे देखो एक एक वर्ड अलग भी लिखा हुआ है, दोज पब्लिश्ड इन, तो इसको रिपीट कर लो, उससे स्ट्रक्चर थोड़ा सा और सीमलेस हो जाता है, पढ़ने सुनने वाले को थोड़ी और क्लैरिटी आ जाती है। ये वाले अभी एक बार आगे पढ़ते हैं अपन, फिर कर लेंगे, ठीक है। ये वाले जो हैं अभी एक बार आगे पढ़ लेते हैं, फिर कर लेंगे अपन। वैसे तो ये वाला तो इसमें से हो जाएगा आपसे, ये वाला तो इजी है। ये वाला करना 6 नंबर वाला, ये तो आसान है। 6 और 8 कर लो, ये वाला छोड़ देना, 6 और 8 करो आप। 6 नंबर और 8 नंबर। बस बता रहा हूँ, इतनी गर्मी लग रही है ना, इतनी इरिटेशन हो रही है। ये नकलियों के सम्राटों के लिए जैकेट पहननी पड़ रही है, नहीं तो फिर ये कमेंट करने लग जाएंगे लिकोडिड है, हाफ बाजू पहन रखे है, लिकोडिड है। गधे कहीं के। माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज ए डेंटिस्ट। मेरा जो बड़ा भाई है, मेरा जो बड़ा भाई है जिससे तुम बाद में मिलोगे, मेरा जो बड़ा भाई है जिससे तुम बाद में मिलोगे वो एक डेंटिस्ट है। मेरा जो बड़ा भाई है जिससे तुम बाद में मिलोगे वो डेंटिस्ट है ना। अब जरा समझने की कोशिश करो, विच तो किन के लिए आएगा? अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये ऑब्वियस बात है ना, हुम इंसानों के लिए आते हैं,
विच थिंग्स या जानवरों के लिए आएगा। इतनी बात तो ऑब्वियस है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं बोल रहा हूं मैं। तो इंसानों को रेफर करने के लिए तो हुम आते हैं, पहली बात। अच्छा, अब हु आएगा कि हुम आएगा? हु आएगा कि हुम आएगा? यू विल मीट दिया हुआ, मेरा बड़ा भाई जिससे तुम मिलोगे, है कि ना। हु लगेगा कि हुम लगेगा, उसके आगे वाली वर्ब पे डिपेंडेंट होता है। इस मीट वर्ब के बाद सब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्ट चाहिए, इससे मिला जाएगा भाई से, तो यानी यहां पे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, यानी यहां पे हुम आएगा। बोलो, क्लियर हो गया? बोलो भाई। चल, अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर इन सबको देखेंगे। पिछली क्लास अगर आपको याद हो तो मैंने उसके अंदर आपको हु हुम पढ़ाया कि हु कब लगाते हैं, हुम कब लगाते हैं, और उसको लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि हु हुम एक सेंटेंस में काम क्या करते हैं। हु हुम एक सेंटेंस में काम क्या करते हैं? वो एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने का काम करते हैं। सारी बातें अपने को लॉजिकली समझ में आई, हाँ कि ना। अब ये एक सेंटेंस है हु हुम पे बेस्ड। इस सेंटेंस को पहले आप ट्राई कर लो, फिर मैं कराऊंगा। अगर ये आपसे हो जाए तो खुद ही अपनी पीठ थपथपा लेना, इसका मतलब कल का लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया था, ठीक है। और जिनको ना समझ में आए वो भी बनियान फाड़ के रोड पे मत लेट जाना भैया। मैंने पहले ही बताया है टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, ये वीडियोस 2-3 बार आपको देखनी पड़ेंगी और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। करके दिखाओ जरा एक बार इसको। आंसर नहीं पूछा मैंने आपसे, लॉजिक पूरा दिमाग में क्लियर होना चाहिए, कौन किस वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन किसके लिए है, सारी बातें आपको दिमाग में क्लैरिटी से क्लियर होनी चाहिए। चलो आ जाओ, करूं अब मैं इसको डिस्कस। आप सबने मोस्टली सबने ही सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। देखो जरा, जैसे अपन ने पिछली क्लास के अंदर एक सेंटेंस किया था, अगर आपको याद हो, दे रिवार्डेड द मैन, दे रिवार्डेड द मैन हु स्लैश हुम सेव्ड द चाइल्ड। कुछ याद आ रहा है ये सेंटेंस? इसमें मैंने कहा कि ये जो हु हुम से जो भी आप बनाओगे, हु या हुम जो भी आप लिखोगे, ये जो क्लॉज बनेगा ये एक एडजेक्टिवल क्लॉज है इस मैन की विशेषता बताने के लिए। दे रिवार्डेड द मैन, उन्होंने एक मैन को सम्मानित कर दिया। कौन से मैन को सम्मानित कर दिया मेरे भाई? जिसने बच्चे को बचाया था, हाँ कि ना। और दूसरी बात, हु लगेगा कि हुम, उसको आप नॉर्मली ऐसे भी देख सकते थे कि सेव्ड वर्ब को सब्जेक्ट थी इसलिए हुआ आया। दूसरा आप ऐसे देख सकते थे हु हुम ये कौन है? ये मैन ही तो है, मैन इस काम का डूअर है, बच्चे को बचाने का डूअर है, डूअर है एक्टिव वॉइस है, इसका सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा, इसलिए हुआ है। कैसे भी समझ लो आप। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है हु लगाने के बाद, ये एक एडजेक्टिवल क्लॉज है, ये एक एडजेक्टिवल क्लॉज है। इतनी बात आपको याद है, समझ में आती? अब इस सेंटेंस में और इसमें क्या फर्क है, जरा मेरी बात समझने की कोशिश करें। इसमें कुछ फर्क नहीं है, बस इसमें एडजेक्टिवल क्लॉज ऑब्जेक्ट के साथ लिखा हुआ था, दे रिवाइडेड द मैन। इधर वाली साइड की अगर मैं बात करूं तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें ये जो एडजेक्टिवल क्लॉज है ये ऑब्जेक्ट के साथ लिखा हुआ है ना। एडजेक्टिवल क्लॉज क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं। ऑब्जेक्ट पे एक नाउन था जिसकी विशेषता बताने के लिए क्लॉज लिखा हुआ है। तो जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट की बताई जा सके, सब्जेक्ट भी तो नाउन प्रोनाउन बन सकते हैं, उनकी विशेषता बताने के लिए भी क्लॉज लिखा जा सकता है। बस इसमें वही बात है। इसमें देखो रियलिटी में हुआ क्या, इसमें आपने एक शब्द लिखा, इसमें आपने एक सब्जेक्ट लिखा बॉय, ठीक है। इसमें आपने एक सब्जेक्ट लिखा बॉय, इस बॉय की वर्ब ये जो बॉय है इसकी वर्ब ये, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट, आउटसाइड एडवर्ब और प्लेस, हाँ के ना।
द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड, द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड। अब मैंने क्या कहा कि इस बॉय की विशेषता बताने के लिए क्लॉज लिख दो। जैसे वहां ऑब्जेक्ट की विशेषता बतानी थी तो ऑब्जेक्ट के साथ एक क्लॉज लिख दिया, इस बार मुझे सब्जेक्ट की विशेषता बतानी तो मैंने सब्जेक्ट के साथ एक क्लॉज लिख लिया। इतना ही स्ट्रक्चर में फर्क है। वहां पे स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट की विशेषता बताने के लिए एक एडजेक्टिवल क्लॉज। यहां पे स्ट्रक्चर क्या है, देखो यहां पे स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट था, लेकिन मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट की कुछ विशेषता बता देता हूं, तो यहां मैंने एक एडजेक्टिवल क्लॉज डाला हुआ है। ये ऐसे है ये स्ट्रक्चर, ये जो नीचे वाला जो सेंटेंस है इसका ऐसे है ये स्ट्रक्चर। तो बाकी हु हुम वाली बातें वही रहेंगी सारी की सारी। ये वी सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, सिलेक्टेड मेन वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, आर पजेसिव एडजेक्टिव है, टीम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब मैं अगर इसकी बात करूं, या तो ऐसे देख लो कि सिलेक्ट वर्ब के पास सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चाहिए इसलिए हुम आ गया, या फिर ऐसे देख लो ये हु लगेगा चाहे हुम लगेगा, किसके लिए आया, ये बॉय के लिए आया। बॉय किसी को सिलेक्ट कर रहा है कि बॉय को सिलेक्ट किया जा रहा है, बॉय किसी को सिलेक्ट कर रहा है कि बॉय को सिलेक्ट किया जा रहा है, बॉय को सिलेक्ट किया जा रहा है यानी रिसीवर है। तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, बोलो। क्लियर हो गया मेरे भाई। अब वो वाली सारी बातें तो याद ही होंगी कि ये हुम क्या है, हुम एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन होते हैं। प्रोनाउन होने के नाते क्या कर रहा है, अगले क्लॉज में ऑब्जेक्ट बन रहा है। कंजंक्शन होने के नाते क्या कर रहा है, दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है। अरे ये सारी बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी। एक बार 30 सेकंड के लिए इस स्लाइड पे मैंने जो जो बोला अपने माइंड में अगर फिर से तुम घुमाओ, फिर मैं ये सारा दोबारा बोलूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चे जो टाइम देता हूं मैं आपको दोबारा स्लाइड को देखने का, सोचने का, ये टाइम पास के लिए नहीं है। मेरी बात मान लो, 10-12 साल हो गए पढ़ाते हुए, ये मैंने फील किया है कि जब बच्चा खुद से दोबारा स्लाइड को सोचता है ना, तो उसको याद रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, उसको लेक्चर और अच्छा समझ में आता है। ठीक है, एक बार मैंने पढ़ाया, एक बार तुम दोबारा रिवाइज करोगे, एक बार फिर मैं दोबारा बोल लूंगा, तो उससे और पक्का हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, करूं फिर से डिस्कस। देखो ये सेंटेंस है, अगर मैं सिर्फ इसके अंदर हु हुम की बात करूं, हु लगेगा कि हुम, वो तो आसान बात है, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं। हु लगेगा कि हुम, उसके लिए आप चेक करते हो उस क्लॉज की वर्ब से जिसका लेना देना है इससे, है ना। ये हु हुम जो भी लगना है उसका लेना देना है इस क्लॉज वाली वर्ब से। ठीक है, सेंटेंस का मतलब था वो लड़का जिसे हमने टीम में सिलेक्ट किया क्रिकेट खेल रहा बाहर, लड़का जिसे हमने टीम में सिलेक्ट किया है क्रिकेट खेल रहा बाहर, ये सेंटेंस का मतलब था। ठीक है, अब ये सिलेक्ट वर्ब है, इसके पास सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इसको जरूरत है, इसलिए हुम आ गया। या तो ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे समझ लो कि ये हु हुम जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगा इस बॉय के लिए। अब यहां पे इस हु हुम का मतलब बॉय है, अब ये बॉय किसी को सिलेक्ट कर रहा है कि बॉय को सिलेक्ट किया जा रहा है, बॉय को सिलेक्ट किया जा रहा है यानी बॉय सिलेक्ट किए जाने का रिसीवर है, इसलिए यहां पे हुम आ गया। इतनी बात समझ में आई।
फिर मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी बढ़ाने के लिए एक बात बोली। ये बात मैं क्यों बोली मैं बताता हूँ। कुछ बच्चे होंगे जिनके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, ठीक है, वो पूछना क्या चाहते हैं, सर आपने कहा था नाउन प्रोनाउन साथ में नहीं आते, नाउन प्रोनाउन साथ में कैसे आ गई, है ना। इसलिए आ पा रहे मेरे भाई क्योंकि नॉर्मल प्रोनाउन नहीं है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। एक ऐसा प्रोनाउन है जो प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन बनता है। ऐसा थोड़ी मैंने राहुल के साथ ही लिख दिया। आ रही है मेरी बात समझ। ये अलग टाइप का प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन बनता है और ये एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने के काम आता है। और एडजेक्टिवल क्लॉज कहाँ लगते हैं, जिसकी विशेषता बतानी है उसके साथ तो साथ ही लिखना पड़ेगा। ये एक अलग टाइप का प्रोनाउन है ना, इसका फंक्शन अलग है। ये रिलेटिव प्रोनाउन जो हु हुम है ये एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने के काम आते हैं। और एडजेक्टिवल क्लॉज कहाँ लिखा जाएगा, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताए। तो एडजेक्टिवल क्लॉज कहाँ लगेगा, जिस नाउन की विशेषता बतानी है उसके साथ। और उसकी शुरुआत कैसे होगी, इन रिलेटिव प्रोनाउन से, हु या हुम से। इसलिए हमेशा ही आप देखोगे नाउन के साथ प्रोनाउन आता दिखेगा आपको इनमें। आई मेरी बात समझ। फिर मैंने आपको एक छोटी सी बात और समझाने की कोशिश करी कि भाई काफी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर ये तो बीच सी में नहीं आते, ये रिलेटिव प्रोनाउन तो बीच में नहीं आने चाहिए। बीच में ये कब आएंगे मेरे भाई, जब आपको ऑब्जेक्ट की विशेषता बतानी। जैसे आपने एक क्लॉज लिखा, दे रिवाइडेड द मैन। अब आपको इस नाउन की, ये जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये जो नाउन है इसकी विशेषता बतानी, तो आपने यहां डाला एडजेक्टिवल क्लॉज। अगर आपको सब्जेक्ट की विशेषता बतानी पड़ जाए तो जरूरी थोड़ी हर बार ऑब्जेक्ट की बताओगे, सब्जेक्ट भी तो नाउन प्रोनाउन होते हैं। अगर उसी की बतानी पड़ जाए फिर क्या करोगे, फिर सब्जेक्ट के साथ लिखोगे, जिसकी विशेषता बतानी है उसके साथ डालेंगे। ऐसा थोड़ी है कि इसको उठा के क्रिकेट के बाद लिख दोगे। अब बॉय की विशेषता बतानी है तो बॉय के साथ ही क्लॉज लिखा जाएगा। ऑब्वियस बात है, नाउन के साथ एडजेक्टिव लिखोगे तो वर्ब खिसक जाएगी, फिर वर्ब आगे आएगी। तो ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट लिखा, फिर एक एडजेक्टिवल क्लॉज आया, फिर वर्ब आई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ऐसे चल रहा है। आ गई मेरी बातें समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये एक सेंटेंस है, यहां पे आपको सोचना है कि हु आएगा कि हूं, ठीक है। एक हिंट दे रहा हूं मैं बढ़िया सा। हु लगेगा कि हुम ये डिपेंडेंट होता है अगले क्लॉज की वर्ब पे, लेकिन आगे अगर बहुत सारे क्लॉज लिखे होंगे तो कौन सी वर्ब देखेगा। मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, तुम्हें टाइम दूंगा मैं सोचने का। मैंने क्या कहा अभी तक, देखो इधर क्या हो रहा था, यहां पे हु लगेगा कि हुम ये डिपेंडेंट था इस वर्ब पे, ठीक है। यहां पे हु लगेगा कि हुम ये डिपेंडेंट था इस वर्ब पे। तो इनमें तो आपको दिक्कत ही नहीं है क्योंकि एक ही वर्ब थी। इधर भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि ये वाली जो वर्ब है ये तो वो बॉय की है, मेरा हु का लेना देना इस वर्ब से है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि जहां हु हुम भरना है उसके बाद 2-3 वर्ब लिख दे, तो फिर कौन सी वर्ब से चेक करेगा, फिर तुम मीनिंग देखेगा। फिर मीनिंग देखना कि भैया इस हु हुम का लेना देना, हु हुम किसी पर्सन के लिए लगा होगा, उस पर्सन का लेना देना इनमें से कौन से वर्ब के साथ है, और उसके अकॉर्डिंग हु हुम चेक करोगे। हिंट मैंने आपको दे दिया है, एक ट्राई आप करो फिर मैं बताता हूं, सोचो एक बार। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा। पिछली क्लास से आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं कमेंट्स वगैरह मैंने कम लेने शुरू कर दिए। उससे मेरा भी मेंटल पीस खराब हो रहा था, है ना। जिस फ्लुएंसी से, जिस क्लैरिटी से मैं कंटेंट डिलीवर कर सकता हूँ वो नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो जिसको भी कोई डाउट वाउट पूछना हो भैया वो क्लास के आखिरी 10 मिनट में पूछा करो, बीच में फ्लो को बिगाड़ कर किसी के डाउट नहीं लिए जाएंगे, उससे आपका मेरा सबका समय खराब होता है। जिसको जो पूछना हो क्लास के आखिरी 10 मिनट में, तब तक अपना खाली सुनो। हाँ जी, वी मेट द बॉय, हम लड़के से मिले। वी मेट द बॉय, हम लड़के से मिले, ठीक है। कहना क्या है, हम लड़के से मिले, हम लड़के से मिले थे जिसने गोल्ड मेडल जीता था।
ये इतनी बात थी, ये जबरदस्ती बीच में लगा रखा है भी हम लड़के से मिले बेसिकली जिसके बारे में तूने कहा था, या कह लो कि तूने कहा था जिसने गोल्ड मेडल जीता है, कि तूने कहा था ना जिसने गोल्ड मेडल जीता है, उस वाले लड़के से मिले हम। ये वाली जो बात है, ये वाली जो बात है, ये जबरदस्ती, ये वाली जो बात है, ये जबरदस्ती परेशान करने के लिए लिखी हुई है। ठीक है, ये बात जबरदस्ती परेशान करने के लिए लिखी हुई है। इस हु हुम का लेना देना, इस हु हुम का लेना देना जो है वो किससे है? वो इस वाली बात से कि इस वाली बात से? सोचो एक बार। ये हु लगाओगे कि चाहे हुम लगाओगे, इसका मतलब बॉय है। ये बॉय का लेना देना इस वर्ब से है कि इस वर्ब से है? क्लियर हुई इतनी बात? क्या ये बात सेंटेंस पढ़ के आप पचा पा रहे हो, सोच पा रहे हो? एक हिंट और देता हूं, सैड वर्ब जो होती है ना, सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई चीज होती है। सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट तो कोई चीज हो सकती है, कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है क्या? आई सेड राहुल, ये हो सकता है? बोलो। आई सेड टू राहुल हो सकता है कि आई सेड टू राहुल, आगे कुछ लिख दें, आई सेड हेलो टू राहुल। सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट तो कोई चीज हो सकती है ना, ये ह्यूमन बीइंग हुम जो है, ये इसका ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? ये भी आपके लिए एक हिंट है। तो सारी बातों का निष्कर्ष हमने निकाला कि ये बॉय की विशेषता बताने के लिए मुझे एक हु हुम भरना था, लेकिन वो हु भरा जाएगा कि हुम भरा जाएगा ये चेक करोगे उस वर्ब के बेस पे जिसका इससे लेना देना है, और इसका लेना देना है इस वर्ब से। और इसलिए यहां पर ये, अगर आप देख पा रहे हो, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये गोल्ड मेडल ऑब्जेक्ट है। गोल्ड और मेडल को अलग अलग मत तोड़ना यार, पूरा जैसे गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल, इनको बोलते हैं मेरे भाई कंपाउंड नाउन। जैसे होता है ना रेलवे स्टेशन, अब रेलवे और स्टेशन को अलग अलग थोड़ी तोड़ दोगे यार, वो एक जगह का नाम है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऐसे इसको अलग अलग तोड़ने की जरूरत नहीं है, पूरा एक ही मानो। तो यहां पे इस हुम का लेना देना था इस हैड वॉन से। इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट चाहिए था मुझे, और वैसे ऐसे देखना है कि वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट चाहिए था, या तो ऐसे देख लो, या ऐसे देख लो कि ये बॉय, ये हु हुम का मतलब बॉय तो है, ये बॉय गोल्ड मेडल जीतने का डूअर है, डूअर है तो यानी सब्जेक्टिव केस आएगा, यानी हु आएगा। क्लियर होगी इतनी बात? लेकिन अब आपके माइंड में कुछ सवाल आएंगे, आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे। आंसर तो आपको पच रहा है, आपके दिमाग में आंसर तो पच गया, हाँ बातें जो आप बोल रहे हो सर वो तो ठीक सी लग रही हैं, जो आप बातें बोल रहे हो वो तो ठीक सी लग रही हैं, लेकिन कुछ सवाल आ रहे हैं। सवाल लिख दूं मैं आपके? आपका जो पहला सवाल है, आपका जो पहला सवाल है वो ये है कि सर इस सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां है? अगर इधर देखूं तो मैट वर्ब का ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वॉन वर्ब का ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सैड वर्ब का ये यू सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कहां है इसका? सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां है? दूसरा सवाल, सर अभी तक अपन ने जितने सेंटेंसेस देखे, अभी तक हमने जितने सेंटेंसेस देखे, सब में ये जो हु हुम है इसके जस्ट अगली वर्ब से चेक करते थे, हु हुम है जस्ट उसके अगली वर्ब से चेक करते थे। यहां पे आप कह रहे हो कि इस वॉन वर्ब का सब्जेक्ट है ये, तो इसको यहां क्यों लिख रहे हो, यहां क्यों नहीं लिख देते? अगर ये इसी वर्ब का सब्जेक्ट है तो इसको इसके साथ लिख दो ना। सवाल समझ में आया? कि अगर ये हैड वॉन इस वॉन वर्ब का सब्जेक्ट है तो इसको उठा के उसके साथ क्यों नहीं लिख देते? तो ये जो हु है इसको वॉन के साथ क्यों नहीं लिख रहे, मतलब हैड वॉन के इसके वर्ब के साथ क्यों नहीं लिखते? इससे दूर क्यों है? कह लो कि हु जो है ये हैड वॉन वर्ब से दूर क्यों लिखा है? ठीक है। तीसरा सवाल आपके मन में ये आ सकता है, सर आपने एक बात बोली थी, जितने सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन होते हैं उतने ही क्लॉज हो जाते हैं, है ना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब दो क्लॉज, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब तीन क्लॉज, तीन क्लॉज है तो दो कंजंक्शन होनी चाहिए थी ना सर, यहां तो एक ही कंजंक्शन आ रही है। जब तीन क्लॉज है, जब क्लॉज तीन है, जब तीन क्लॉजेस का यूज किया गया है तो दो कंजंक्शन होनी चाहिए थी, यहां तो एक ही कंजंक्शन दिख रही है। तीन क्लॉज है, एक ही कंजंक्शन क्यों? यही सवाल है ना? काफियों के मन में तो आए भी नहीं होंगे, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके मन में सवाल अभी नहीं आएंगे, तो जरूर रिवीजन के टाइम आएंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बोला बच्चे, अगर आप थोड़ा सा संयम रखो, थोड़ा सा कमेंट से अपनी उंगलियां दूर रखो, तो जो आपके मन में सवाल आ सकते हैं, आज आ सकते हैं, रिवीजन के टाइम आ सकते हैं, या जीवन में कभी कहीं और सेंटेंस देखो तब आ सकते हैं,
वो सब मैंने अपने कोर्स का पार्ट बना लिए बस, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा शांत होकर सुनना पड़ेगा और कोई चारा नहीं, वरना कमेंट करते रहो तो फिर घूमते रहोगे। चलो समझने की कोशिश करना, मैंने क्या कहा, ये 3 आपके सवाल हो सकते हैं इसमें। हु हुम समझ में आया? एक बार फिर से दोहरा दूं। हम लड़के से मिले जिसने तूने कहा था गोल्ड मेडल जीता है। हम लड़के से मिले जिसने तूने कहा था गोल्ड मेडल जीता है, ये सेंटेंस का मतलब है। अब जरा समझने की कोशिश करना कि हु हुम का लेना देना कौन सी वर्ब से, ये चेक करके ही हु हुम लगाओगे, क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग लगा दिया तो हुम ठीक है फिर, है ना। अब इस बात को जस्टिफाई करने के मैं 3-4 लॉजिक दे सकता हूं आपको। एक तो मैं आपको यह कह दूं कि अगर आप इस हु हुम का लेना देना इस वर्ब से मान लिया चलो आपने, तो फिर इस वर्ब के पास सब्जेक्ट कहां है? ऐसे तो आपने बहुत वर्ब देखी हैं जिनके पास ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन सब्जेक्ट तो मैंडेटरी है। सब्जेक्ट तो मैंडेटरी, अगर आप ये हुम इस वर्ब के साथ, क्योंकि इसके पास तो सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना इस वर्ब को, अगर इसके साथ रिलेशन मान के हुम ठीक कर लोगे तो इस वर्ब को सब्जेक्ट कैसे मिलेगा? बोलो। एक तो ये लॉजिक हो गया। दूसरा, जब आपने इसका मीनिंग निकाला, हम लड़के से मिले थे जिसने तूने कहा था गोल्ड मेडल जीता है, तो इसका लेना देना इससे निकल रहा है। तीसरी बात, सेड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कुछ चीज होती है, ह्यूमन बीइंग नहीं होता, इसलिए इसके साथ लेना देना नहीं। ऐसे 2-3 लॉजिक मैं आपको दे सकता हूं ये प्रूव करने के लिए कि इसका लेना देना इस वर्ब से है, ना कि इससे। इतनी बात आ गई समझ? और इस वर्ब से है तो इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, यानी हु आ गया। आंसर से तो आप सेटिस्फाइड हो। अब जो आपके सवाल है कि सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां है सर, सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं मिला इस सेंटेंस में? अच्छा 3 क्लॉज हैं तो एक ही कंजंक्शन कैसे लिखी हुई है? और सर आप कह रहे हो कि ये वॉन वर्ब का सब्जेक्ट है ये हु, तो इसको यहां क्यों लिख रहे हो, यहां क्यों नहीं लिख देते इसको? ये जो 2-3 सवाल है इनके जवाब पर पहुंचेंगे अपन बहुत जल्दी, ठीक है। ये आगे थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं सारी, और ये सारी थ्योरी उन्हीं सवालों के जवाब के लिए पढ़नी है। ये ऐसे थ्योरी चलेगी, ठीक है। फिर ये सेंटेंस कहां रह गया, ये रहा। फिर ये सेंटेंस दोबारा आएगा और फिर वो आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। पेशेंस रखिए 10 मिनट का, 10 से 12 मिनट पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले आप ये वाला सवाल बिल्कुल वैसा ही है, डिट्टो वैसा ही सवाल है जैसे ये पीछे ये वाला सवाल था। आप एक काम करिए, इसमें मुझे बताइए कि हु आएगा कि हुम आएगा। वो 3 सवाल मुझे पता है आपके, और वही 3 सवाल यहां भी क्रिएट होंगे, लेकिन आप पहले इसमें मुझे आंसर बताइए, हु आएगा कि हुम आएगा। आंसर तो क्लियर है मुझे लगता है सारी क्लास को। रोहन सब्जेक्ट है, हेल्प्ड वर्ब है, वुमेन इसका ऑब्जेक्ट है। रोहन ने मदद करी औरत की, रोहन ने मदद करी औरत की। कौन सी औरत की? कौन सी औरत की मदद करी? जो उसने सोचा कैंसर से सफर कर रही है। रोहन ने मदद करी औरत की जो उसने सोचा कैंसर से सफर कर रही थी, ठीक है। बेसिकली जो औरत कैंसर से सफर कर रही थी, कायदे से ये वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा परेशान कर रहा है बस। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, रोहन हेल्प द वुमेन हु वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, फिर तुम 1 सेकंड भी ना लगाते, चुटकी बजाते बता देते हु आएगा यहां पे। अरे हाँ कि अगर ये सेंटेंस ऐसे लिख दूं फिर तो तुम्हारे लिए चुटकियों का गेम हो गया अब वो, कि हु आएगा कि हुम आएगा। ये वाला जो पोर्शन है मेरे भाई, इसका इस वुमेन शब्द से लेना देना नहीं है। हु लगेगा कि हुम लगेगा, ये हु हुम कौन है? ये औरत ही तो है, ये औरत ही तो है। खुद सोच एक बार, क्या एक चीज सोच, चल मैं तेरे को बताता हूं। अगर तूने यहां सोचा कि इसका लेना देना हु हुम का थॉट से, ठीक है, तो हुम का मतलब वुमेन है,
तो इसका मतलब हो जाएगा वुमन ही थॉट। इस थॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट वुमन बना दोगे, आई थॉट वुमन, ये हो सकता है क्या? ही थॉट वुमन, थॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट ये औरत है क्या? नहीं। पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, अगर तूने सोच लिया कि इस हु हुम का लेना देना इस थॉट से है और उसके लॉजिक से तूने सोचा कि ही सब्जेक्ट मिल गया, एक काम करता हूं, ये थॉट का ऑब्जेक्ट बना देता हूं, हुम लिख देता हूं, फिर इस सफरिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहां है? सफर वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? बिना ऑब्जेक्ट के तो फिर भी वर्ब का काम चल जाता है बहुत बार, है ना? बिना सब्जेक्ट के तो वर्ब का काम नहीं चलता, फिर इसका सब्जेक्ट कहां है? ये सारी बातें हमें चीख चीख के बता रही है कि इस हु हुम का लेना देना उस क्लॉज के साथ नहीं है मेरे भाई, इस हु हुम का लेना देना इस वाले क्लॉज से। तो भले ही यहां पे ये सब्जेक्ट और इसको वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, लेकिन इस वाले हु हुम का लेना देना इस क्लॉज के साथ है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहां पे ये सफर वर्ब के सब्जेक्ट की तरह से आपको चाहिए, तो यहां पर हु आएगा। ये हु हुम का मतलब है औरत, वुमन वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। आ रही मेरी बात? बाकी जो आपके 3 सवाल हैं वो तीनों सवाल सेम है, मुझे पता है। थॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां है सर? दोबारा इसमें भी लिखूं क्या? थॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां है? अगर ये सफरिंग वर्ब का सब्जेक्ट है तो उसके साथ ही क्यों नहीं लिख देते? 3 क्लॉज हैं, आप कंजंक्शन एक ही लगा रहे हो। इन सारी बातों के जवाब आपको अगले 15 मिनट के अंदर मिल जाएंगे, पेशेंस रखिएगा। उन्हीं बातों के जवाब के लिए हमें एक आध चीज पढ़नी पड़ेगी जिसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। बिल्कुल आसान होगा, जैसे एडजेक्टिवल क्लॉज पढ़ा, जैसे एडवर्बियल क्लॉज पढ़ा। यदि एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब से बना हुआ शब्दों का समूह यानी एक क्लॉज जब एडजेक्टिव वाले काम करने लग जाए, यानी एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने लग जाए, तो उसको एडजेक्टिवल क्लॉज कह देते हैं। अगर अगर वो एडवर्ब वाले काम करने लग जाए तो एडवर्बियल क्लॉज कह देते हैं। ऐसे अगर वो नाउन वाले काम करने लग जाएगा तो नाउन क्लॉज कह देना। नाउन वाले काम क्या होते हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। अगर आप ये पाओ कि एक पूरा का पूरा क्लॉज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, कोई एक सिंगल वर्ड नहीं, पूरा क्लॉज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो कह देना नाउन क्लॉज आ गया। एक ट्राई आप करो, फिर मैं कराता हूं। देखना जरा इनको, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा देखो, थोड़ा सोचो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। देखना जरा एक बार। हाँ भाई, करें डिस्कस। शी सेड। अब मुझे बस इतना बता दो, इस सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? शी सेड, इस सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब से बट या ओम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट हो जाता है। शी सेड व्हाट, क्या कहा उसने? शी सेड व्हाट, क्या है ऑब्जेक्ट? शी है ऑब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्टिव केस है? ये बैच है ऑब्जेक्ट, शी सेड बैच। ऑब्जेक्ट क्या है इस वर्ब का? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? बोलो। क्या इस बात से सहमत है कि इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है कोई एक सिंगल शब्द नहीं है,
इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम कोई एक सिंगल शब्द नहीं कर रहा, बल्कि ये पूरा का पूरा इतना बड़ा क्लॉज, ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है ये उस सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ जी। फिर वही बात, सर क्या ये शी अब प्रोनाउन नहीं है? बिल्कुल है मेरे भाई। ये दैट आपका कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है की। ये दैट आपका कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है की। उसने कहा था की। ये दैट आपका कंजंक्शन है जिसका मतलब है की। ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पजेसिव केस ऑफ नाउन है। वो सारी बातें सेम रहेंगी। अगर कोई पूछेगा ये शी क्या, तुम कहोगे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बन रहा है। कोई पूछेगा वुड क्या, तुम कहोगे हेल्पिंग वर्ब है। कोई कहेगा जॉइन क्या, तुम कहोगे मेन वर्ब है। कोई कहेगा बैच क्या, तुम कहोगे इसका ऑब्जेक्ट है। कोई कहेगा या मंस क्या, तुम कहोगे पजेसिव केस ऑफ नाउन है। ये पूरा जब पूछा जाए कि यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा मिलकर क्या काम कर रहा है, तुम कहोगे सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है और ये नाउन क्लॉज बनेगा। एक ऐसा क्लॉज जो एडजेक्टिव की तरह से काम कर दे, एडजेक्टिवल क्लॉज। एक ऐसा क्लॉज जो एडवर्ब की तरह से काम कर दे, एडवर्बियल क्लॉज। एक ऐसा क्लॉज जो नाउन की तरह से काम कर दे, वो नाउन क्लॉज। बोलो भाई, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? आओ ऐसे इसको देख लो। दे थॉट दैट रजत हैड ब्रोकन द विंडो। उन्होंने उन्होंने सोचा या उन्हें लगा कि भैया रजत ने तोड़ी है खिड़की। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो थॉट का ऑब्जेक्ट क्या है? रजत है क्या ऑब्जेक्ट? विंडो है क्या ऑब्जेक्ट? अरे क्या है? दे थॉट व्हाट, क्या सोचा उन्होंने? कोई एक सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट है? कोई एक सिंगल शब्द ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं। ये पूरी की पूरी बात यहां से लेकर यहां तक की, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, नाउन क्लॉज की तरह से काम कर रहा है। हाँ जी। आगे की बातें वही सेम है। ये दैट कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आगे की बातें सेम है। तीसरा है जी आई नो। आई नो, मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? आई नो वट। आई नो वट, क्या जानता हूं। ये नो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? इस नो का ऑब्जेक्ट क्या है? ही है, मनी है। क्या है इस नो का ऑब्जेक्ट? आई नो वट। आई नो वेयर ही हैज केप्ट द मनी। मुझे पता है उसने कहां रखे हैं पैसे। तो आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, ये आपका कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। और ये पूरा का पूरा अगर कोई पूछे यहां से यहां तक का, तो सर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, नो वर्ब का, ये नाउन क्लॉज है। जब एक पूरा का पूरा क्लॉज नाउन वाले काम कर दे यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाए तो उसको नाउन क्लॉज कहते हैं। इतनी सी बात है। अब इसको देख देख के डरते रहना सारी उम्र, से थर थर कांपने करना है, नाउन क्लोज आ गया, मुश्किल आ गया, मुश्किल आ गया, तो रोते रहो ऐसी, वरना मजाक है। एडजेक्टिवल क्लॉज एक ऐसा क्लॉज जो एडजेक्टिव जैसा काम करता हो। एडवर्बियल क्लॉज एक ऐसा क्लॉज जो एडवर्ब वाले काम करता हो। नाउन क्लॉज एक ऐसा क्लॉज जो नाउन वाले काम करता हो। क्या मुश्किल है इसमें? आगे आ जाओ। चलो इनको करके दिखाना।
हाँ जी, आई नो हाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन। मुझे पता है वो जेल से कैसे भागा था। मुझे पता है वो जेल से कैसे भागा था। आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है। आई नो, मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? ये क्या जानता हूं? आई नो व्हाट। इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? बताओ। ये इतना पूरा का पूरा पोर्शन, ये पूरा का पूरा इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, नाउन क्लॉज की तरह से काम कर रहा है, हाउ कंजंक्शन की तरह से काम कर रहा है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एक बच्चा पीछे पूछ रहा था वो जो सेंटेंस मैंने लिखा, वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सफर का ऑब्जेक्ट क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है भाई वो वहां पे। ऐसे ही यहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह से काम कर रही है। हर वर्ब का ऑब्जेक्ट तो जरूरी थोड़ी है, पढ़ा नहीं बेसिक में। शी सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, एक्सप्लेन मेन वर्ब है। शी डिड नॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं किया उसने? क्या एक्सप्लेन नहीं किया उसने? कि उसने घर क्यों बेचा। शी डिड नॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं किया कर उसने? कि उसने घर क्यों बेचा। ये पूरा का पूरा क्लॉज एक्सप्लेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, नाउन क्लॉज की तरह से काम कर रहा है। आगे की बातें सेम रहेंगी, ऐसा नहीं है कि नाउन क्लॉज बन गया तो अब इनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। ये बाकी बातें सेम ही है कि ये कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। बोलो, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? जब आप देखो कि किसी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम, जब आप ये देखो कि किसी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कोई एक सिंगल नाउन प्रोनाउन ना करके पूरा क्लॉज करने लग जाए, तो कह देना कि ये नाउन क्लॉज है। इतनी सी बात है। आगे आ जाओ। जैसे एक नाउन क्लॉज अभी तक 5 सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट बना, जैसे नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट बना, ऐसी नाउन क्लॉज सब्जेक्ट भी बन सकता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना नाउन का काम होता है। जब ऑब्जेक्ट बनने का काम एक क्लॉज कर रहा हो तो कह देते हैं नाउन क्लॉज। ऐसी सब्जेक्ट बनने का काम एक क्लॉज कर रहा हो तो क्या कह देंगे? नाउन क्लॉज। कर दो, हिंट दे दिया मैंने तुम्हें। ग्रामर कैसे पढ़ें, वोकैब कैसे पढ़ें, आरसी कैसे पढ़ें, रिवीजन कैसे करें, टेस्ट कब से लगाने शुरू करें, ये सारी बातें इस बैच की पहली क्लास ऊपर बड़ा बड़ा बोर्ड में लिखा हुआ कंप्लीट स्ट्रेटजी उसमें बताई गई हैं। उसको देखिए, फॉलो करिए। रोज रोज मेरे से वो बातें पूछकर अपना, मेरा और बाकी क्लास का समय व्यर्थ ना करें। हाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम दैट प्रिजन इज अ मिस्ट्री। वो जेल से कैसे भागा, वो जेल से कैसे भागा, ये रहस्य है। वो जेल से कैसे भागा, ये रहस्य है। यही सेंटेंस का मतलब है। अगर आप देख पा रहे हो तो इज आपका लिंकिंग वर्ब है। ये मिस्ट्री जो नाउन है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। क्या चीज रहस्य है मुझे बताना, क्या रहस्य है? रहस्य क्या है? ही एक रहस्य है, वो प्रिजन एक रहस्य है। रहस्य क्या है? क्या चीज मिस्ट्री है? कि वो जेल से कैसे भागा। यानी ये पूरी की पूरी बात, यानी ये पूरी की पूरी बात, ये है रहस्य। तो ये सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। ये एक नाउन क्लॉज है, सब्जेक्ट की तरह से काम करेगा, इसका मतलब ये नाउन क्लॉज है। वाई शी स्लैप्ड हिम इज नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है। ये बात क्लियर नहीं है। ये बात क्लियर नहीं है। क्या बात क्लियर नहीं है? ये बात क्लियर नहीं है। क्या बात क्लियर नहीं है? इज लिंकिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, क्लियर एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या चीज क्लियर नहीं है? कि उसने उसे थप्पड़ क्यों मारा। ये पूरी की पूरी बात।
जैसे पूरा का पूरा क्लॉज अगर ऑब्जेक्ट का काम कर दे तो आप कहते हो ऑब्जेक्ट बनना तो नाउन का काम है, तो ये नाउन क्लॉज हो गया। ऐसे जब एक पूरा का पूरा क्लॉज ऐसी जब एक पूरा का पूरा क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट बनने का काम कर दे तो आप कहोगे सब्जेक्ट बनने का काम तो नाउन का, इसलिए वो नाउन क्लॉज है। अरे हाँ के ना। अब यहां पे एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं। कुछ बच्चे जो हैं थोड़े से परेशान होंगे। एक्चुअली ये जो वर्ड होते हैं ना, जैसे वेयर हो गया, जैसे कि वर्ड है वेयर है, हाउ है, वाई है, जब ये दो क्लॉज के बीच में आते हैं, मेरी बात थोड़ा सा मैं आपको एक और स्लाइड से पढ़ाऊं क्या? हाँ लिख दूं, चलो यहां लिखने की कोशिश करता हूं। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, और ये लिव मेन वर्ब है। और ये वेयर जो होती है इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब। ऐसी एडवर्ब जो इंटरोगेशन के काम आ रही है, कोई सवाल पूछने के काम आ रही है, इसको कहते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब। आगे होना था ये, लेकिन कुछ बच्चे भी पजल होंगे ये हाउ वाई वेयर व्हेन को लेके, इसलिए बता रहा हूं। अगर ये ऐसे एक ही क्लॉज में आ रही है, अगर एक ही क्लॉज है यानी एक ही मेन वर्ब है, तब आप हाउ लिखो। हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। ऐसे हाउ वेयर वाई व्हेन, अगर ये एक ही क्लॉज के अंदर आ रही है, मतलब एक ही क्लॉज है उसके अंदर लिखी हुई है, व्हेन डिड यू कम, वाई हैव यू स्लैप्ड हिम, अगर एक ही क्लॉज है और उसमें आ रही है, तब ये कहलाती है इंटरोगेटिव एडवर्ब। और ऐसे जब दो क्लॉजेस लिखे हो ना, दो क्लॉजेस लिखे हो और उनमें काइंड ऑफ कह दो कि कनेक्ट करने का काम भी कर रही हूं, तब आप कहोगे कि एडवर्ब प्लस कंजंक्शन दोनों है। उस सेंटेंस में आप कहोगे कि एडवर्ब का काम भी कर रही है और कंजंक्शन का काम भी कर रही है। आ रही मेरी बात समझ में? अब यहां पे मैंने हाउ को कंजंक्शन लिख दिया, तो बहुत लोगों को जो पहले जिन्होंने कोर्स वोर्स कर रखा है उनके ना किरमिरी सी हो रही है, सर ये एडवर्ब भी तो है, एडवर्ब भी तो है, हाउ वाई वेयर व्हेन ये सब एडवर्ब के टाइप वाले होते हैं। हाँ बात ठीक है बच्चे, इनको रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन होते तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते ना अगले क्लॉज में, ये कोई प्रोनाउन नहीं है, इनको बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। यहां पे इसको बोलेंगे रिलेटिव एडवर्ब। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन होता है, ऐसी रिलेटिव एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब प्लस कंजंक्शन होती है। रिलेटिव एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब प्लस में कंजंक्शन। फिर से देख लो, ये जो शब्द हैं हाउ वाई वेयर व्हेन, ये चार शब्द जो हैं इनको या तो हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं या इंटरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। कैसे पता चलेगा? अगर ये दो क्लॉज को कनेक्ट कर रही होंगी तो रिलेटिव एडवर्ब, अगर एक ही क्लॉज में आ गई ऐसे, अगर एक ही क्लॉज में आ गई तो इंटरोगेटिव एडवर्ब। एक और सेंटेंस लिख देता हूं, लिखो व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। ठीक है, अब इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब है। मैं अभी एक्चुअली ये नहीं लिखना चाहता था, अभी एक्चुअली इसलिए नहीं लिखना चाहता था क्योंकि बच्चा ना अब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, बीच में एक रिलेटिव जैसा एक वर्ड और आ गया तो वो पजल हो जाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये चार ही शब्द हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं, चार ही शब्द हैं, हाउ वाई वेयर व्हेन। ये या तो रिलेटिव एडवर्ब होंगे या इंटरोगेटिव एडवर्ब होंगे। अगर एक ही क्लॉज है, आगे दो क्लॉज है ही नहीं, कंजंक्शन का काम करना ही नहीं है, तो इनको इंटरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। अगर ये दो क्लॉज के बीच में आ जाए तो इनको रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? अब अपने मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। अब ये सारी चीजें हमने क्यों पढ़ी थी, उस चीज पर वापस लौटने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो आपने ये सीखी कि ये सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट ये पूरा क्लोज है, थॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट ये पूरा क्लोज है, नॉट नो वर्ब का ऑब्जेक्ट ये पूरा क्लोज है। एक तो ये बात सीखी। अब दूसरी बात, एक छोटी सी बात नोटिस करना, अगर मैं इस सेंटेंस से इस दैट को उड़ा दूं, अगर मैं इस सेंटेंस से इस दैट को उड़ा दूं, तो क्या इस सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फर्क पड़ रहा है? एक बार पढ़ के देखना। ऐसे इसमें से अगर इस दैट को मैं उड़ा दूं, ऐसी अगर इसमें से मैं इस दैट को उड़ा दूं, तो क्या इस सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फर्क पड़ रहा है? बताना जरा।
हाँ जी, क्या इस दैट को हटा देने से इस सेंटेंस के मीनिंग पर कोई फर्क पड़ा क्या? ये दैट एक ऐसे कंजंक्शन है मेरे भाई, इसका मतलब होता है की। ये सिर्फ कह लो कि एक पॉज देने का काम कर रही होती है, तो इसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां से दैट को उड़ा दो, चाहे लिख लो, एक ही बात है। शी सेड शी वुड ज्वाइन अमन्स बैच, शी सेड दैट शी वुड ज्वाइन अमन्स बैच, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये बात आपको और अच्छी समझ में आएगी। बताओ, यहां से वेयर उड़ा सकते हैं? यहां से वेयर उड़ा सकते हैं? बताना, बोलो। नहीं उड़ा सकते, मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये वेयर का एक मीनिंग है, इसको उड़ाने से वाक्य का मीनिंग बदल जाएगा। हाँ भाई, ऐसे यहां से हाउ उड़ा सकते हो क्या? जैसे आप हाउ उड़ाओगे मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। आई नो, मुझे पता है वो जेल से कैसे भागा, ये मतलब था। हाउ उड़ाते मीनिंग हो जाएगा मुझे पता है वो जेल से भागा था। हाउ, वाई, वेयर, वेन, बाकी कोई कंजंक्शन को आप उड़ा नहीं पाओगे, सबके मीनिंग है। ये दैट जब इसका मतलब होता ना की, ये दैट जब इसका मतलब होता की, तब इस कंजंक्शन को उड़ाया जा सकता है। मतलब इसको लिखना जरूरी नहीं है आपको। मेरी बात आई समझ में? हाँ जी। चल, अब ये जो दो बातें हमने सीखी, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। फिर यहां पे एक स्टार मार्क करके बात बोल रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि जब भी दिखे उड़ा दो। लिखी हुई है तो ठीक, ना लिखी हुई है तो ठीक, यानी ओमिटेबल है, इसको आप हटा सकते हो, चाहो तो हटा सकते हो। लेकिन ये कोई एरर नहीं है कि ये दिखा तो दैट लिखा तो ये एरर हो गया, ये कोई एरर नहीं है। मेरी बात आ रही है समझ में? इस कंजंक्शन का यहां पे काम सिर्फ एक पॉज देना है। आप यहां पे कॉमा लगा तो बात खत्म हो जाएगी, वो पॉज देने का काम कॉमा भी कर देगा। ये कंजंक्शन अंडरस्टूड करी जा सकती है, इस कंजंक्शन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? आओ अब लौट के, अब कोशिश करता हूं कि आपके वो जो 3 सवाल थे, तीनों सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूं। आंसर तो आपको याद ही है, आंसर आपको याद ही है कि यहां पे हमने हु लगाया था। जिस हु की वर्ब ये मानी थी हमने, ठीक है। अब आपका पहला जो सवाल था, अब आपका जो पहला सवाल था कि सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां है, सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां है, तो इस सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट ये आगे लिखी गई पूरी बात है। इस सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट, मैं एक काम करता हूं, इस सेंटेंस को ना थोड़ा सा और रिफाइंड वे में लिखता हूं ताकि आपको ये बात मेरी समझ में आए। एक्चुअली है क्या, इसके आगे का जो पोर्शन है ना, इसके आगे का जो पोर्शन है उसको आप ऐसे समझो। यू सेड दैट ही हैड वॉन गोल्ड मेडल। तुमने कहा था कि उसने गोल्ड मेडल जीता है, तुमने कहा था कि उसने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जो सेड है ना, इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये आगे का पूरा क्लॉज बनना है। ये जो सेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट ये आगे का पूरा क्लॉज बनना है। इतनी मेरी बात आती है समझ में? पहले सवाल का जवाब आपको मिला। दूसरा सवाल, सर अगर यहां पे 3 क्लॉज हैं तो कंजंक्शन एक ही क्यों है? क्योंकि ये वाली जो कंजंक्शन है ये अंडरस्टूड हुई है। ये जो कंजंक्शन है ये अंडरस्टूड हुई है, सैड के बाद जो दैट था ना उसको अपन ने अंडरस्टूड कर रखा है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल कि सर अगर ये वॉन वर्ब का ये सब्जेक्ट है तो इसको दूर क्यों लिखते हैं? आपको याद हो तो मैंने एक सेंटेंस कराया था पीछे, वी नीड एन एम्प्लॉय, वी नीड एन एम्प्लॉय हु ही कैन गो टू दिल्ली। कुछ याद आ रहा है कि हु लग गया तो ही नहीं लिख सकते? कुछ याद आ रहा है? हु लग गया था, सब्जेक्टिव केस आ गया था तो ही नहीं लिख सकते। अब ये वाली जो वर्ब है, ये वाली जो वर्ब है, अगर इसके लिए मैं यहां पे प्रोनाउन लिख दूं, एक अलग से प्रोनाउन लिख दूं, तो फिर इस प्रोनाउन का रोल खत्म हो जाएगा। और अगर इसी को उठा के इसके साथ लिख दूं, यहां पे हु लिख दूं, तो भैया ये कनेक्ट कैसे होंगे ये क्लॉज आपस में? इस बॉय के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज लिखना है ना, इस बॉय की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज लिखना है, तो एडजेक्ट इसके साथ हु लिखोगे तभी तो पता चलेगा कि इसके लिए लिखा है। समझो मेरी बात? यहां पे अलग से ही मैं इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि यहां पे अलग से ही लिख दिया तो यहां हु कैसे लिख पाऊंगा? एक ही वर्ब के दो सब्जेक्ट थोड़ी हो पाएंगे बिना कंजंक्शन के। यहां ही इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे यहां पर हु लिखना है, और इस हु को उठा के इसके साथ इसलिए नहीं लिख सकता
क्योंकि ये बॉय के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज है तो बताना जरूरी है, इसलिए उसके साथ लिखना पड़ेगा, वरना समझ में नहीं आएगा, वरना ये क्लॉज आपस में कनेक्ट कैसे होंगे। आई मेरी बात समझ में? तो तीसरे सवाल का भी आपको जवाब मिल गया होगा कि भैया ये जो हु है ये हैड वॉन वर्ब से दूर क्यों लिखा है आपने, ये हैड वॉन वर्ब से दूर क्यों लिखा है, ये ही यहां पर हम ना लिख के इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो हु को मानते हैं, और हु उसके पास ही लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी के लिए तो एडजेक्टिवल क्लॉज है मेरे भाई। फिर बता देता हूं बच्चे, थोड़ी भारी है ये चीज, ठीक है, जो पहली बार इंग्लिश को पढ़ रहे होते हैं उनके लिए बहुत ही भारी है। मैं ये सलाह दूंगा कि आप 2-3 बार इस लेक्चर को देखो, फिर भी अगर आपको थोड़ा कम समझ में आए तो इस चीज को अभी के लिए छोड़कर आगे बढ़ जाना, इस चीज को अभी के लिए छोड़कर आगे बढ़ जाना, एक चैप्टर और पढ़ लो, फिर जब रिवाइज करने आओगे ना फिर इस वीडियो को दोबारा देख लेना, तब आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है ना, अपन एक चीज आपको नहीं समझ में आ रही होती, 2 बार देख रहे हो, 3 बार देखते हो, एक मेंटल ब्लॉक सा आ जाता है, आ ही नहीं रही समझ में, उस चीज को लेकर डीमोरलाइज होने से अच्छा है कि हम आगे बढ़ जाएं। रिलेटिव प्रोनाउन खत्म होती है, आप देखोगे चीजें बहुत आसान होगी, आपको फिर सब कुछ आसानी समझ में आने लग जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन से पीछे की चीजें आसान थी, रिलेटिव प्रोनाउन जब से शुरू हुआ तभी से तो ये थोड़ी सी ऑक्सीजन कम सी महसूस हो रही है, फिर आगे फिर आसान हो जाएंगी चीजें। 2-3 बार वीडियो देखो, अगर आ रहा है समझ में तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा तो रोने मत लग जाना, ये नहीं कि लिट गए अरे हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, अरे इंग्लिश बहुत मुश्किल है, अपना आगे पढ़ो, अगले 1-2 चैप्टर पढ़ो, जब रिवाइज करोगे फिर वीडियो देख लेना रिलेटिव प्रोनाउन की 2x स्पीड पे, आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट पे आ जाओ, फिर से वही बातें, आंसर तो आपको याद है, रोहन सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, वुमेन ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे आप देख पा रहे थे कि हमने यहां पे हु लगाया था, और हमने कहा था ये हु का लेना देना इस वॉज सफरिंग वर्ब से, हमने कहा था कि इस हु का लेना देना इस वॉज सफरिंग वर्ब से, इस ही थॉट से नहीं है, हाँ क्या ना। फिर आपके मन में सवाल आया था कि ये थॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है। अब इसको ऐसे समझो, ये कुछ ऐसा है, ही थॉट दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो जो आपका पहला सवाल था, जो आपका पहला सवाल था कि थॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है, थॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है, वो सवाल का जवाब मिल गया कि ये जो आगे का पूरा क्लॉज लिखा हो मेरे भाई यही थॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। दूसरा सवाल कि सर अगर अगर 3 क्लॉजेज हैं तो कंजंक्शन एक ही क्यों नजर आ रही है, अगर 3 क्लॉजेज हैं तो कंजंक्शन एक ही क्यों नजर आ रही है, क्योंकि ये दैट यहां पर अंडरस्टूड हुआ है। पहला सवाल थॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है, जो नाउन क्लॉज है, यही थॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात, ये कंजंक्शन दैट अंडरस्टूड हुई। तीसरी बात, सर ये जो हु है ये इससे इतना दूर क्यों लिखा हुआ, अगर इसी इसी वर्ब का ये सब्जेक्ट है, क्योंकि वुमेन के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज लगाना ना, हु को इसके साथ लिखना पड़ेगा, वरना समझने वाले को समझ नहीं आएगा कि ये किसके लिए लिखा आपने। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि यहां शी लिख दो आप, क्योंकि इसी वर्ब का तो सब्जेक्ट बनना है हु को जाके, अगर शी लिख दोगे तो फिर हु कैसे लिख पाओगे। इसलिए मेरे भाई ये आपको मानना पड़ेगा कि इस वर्ब का सब्जेक्ट यही है, भले ही थोड़ा दूर लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? हाँ जी, चलो अब एक सेंटेंस ये और करके दिखा दो, उसके बाद फिर अपने जो कुछ पीछे क्वेश्चन है वो करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली शायद इतना ही हो पाएगा, देखेंगे कुछ टाइम बचा तो कुछ और पढ़ेंगे। इसको और करके दिखाओ, एक बार सोचो, एक बार हिंट दे देता हूं मैं, एक हिंट दे देता हूं चलो, इसमें हु हुम का एरर नहीं है, कहीं तुम सारा दिमाग हु हुम में ही लगे रहो, कुछ और दिक्कत है इसमें, ठीक है। सोचो एक बार, एक हिंट आपको दे दिया, सोच एक बार, फिर मैं बताता हूं।
एक चीज फिर बोल देता हूँ बच्चे, ये जो आपको बातें बताई ना कि अच्छा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है और ये सारी, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ये अभी देखनी समझनी जरूरी नहीं है, ठीक है। ये तो आप कुछ ऐसे बच्चों के लिए जो 4-5% ऐसे बच्चे हैं जो दिमाग खराब होता रहेगा, जिनका जो सारा दिन यही सोचते रहेंगे, ये उनके लिए बताइए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई एरर, एरर तो अपन ने कर लिया था ना पहले कि यहाँ हु आएगा तो बात समझ में आ गई थी कि हु आएगा कि हुम आएगा, ये ऐसी वर्ब को चेक करते हैं जिससे उसका लेना देना हो। आंसर तो आपको आ रहा है ना समझ में। तो ये अगर आपको अभी नहीं भी समझ में आया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे जिनको पहले से कोर्स वोर्स कर चुके हैं उन बच्चों के लिए बताइए ये बातें, ठीक है। अभी उसमें तो वो एक जैसे बच्चा है, अब इसको 2 बातें आती हैं, है ना। ये तो अभी और रिसर्च कर रहा है, कह रहा है सर आप इस क्लॉज को यहाँ नाउन क्लॉज कह रहे हो और हमें पता है कि ये हु हुम से एडजेक्टिवल क्लॉज बनते हैं, ये क्या हो रहा है। अब इसको ये वाली बात और समझाने लग जाऊंगा तो तुम तो रो दोगे कि एक एडजेक्टिवल क्लॉज यहां से लेकर यहां तक का पूरा एडजेक्टिवल क्लॉज है, उस एडजेक्टिवल क्लॉज के अंदर एक नाउन क्लॉज है, क्लॉज के अंदर भी एक दूसरा क्लॉज हो सकता है। अब ये वाली बात भी पढ़ाने समझाने लग जाऊंगा, ये तो रो दोगे तुम तो भी रुक जाओ, ठीक है। ये वाली जो एक्सप्लेनेशन हैं बच्चे, ये वाली चीजें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हैं, अभी इनको उतनी वेटेज आप लोगों को नहीं देनी है। आ जाइए जरा। स्टूडेंट्स हु हैव मिस्ड द प्रीवियस क्लास दे शुड वॉच द रिकॉर्डेड वीडियो। स्टूडेंट जिन्होंने पिछली क्लास मिस करी है, स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछली क्लास मिस करी है, अब देखो यहां पे क्या हुआ, स्टूडेंट्स सब्जेक्ट था, हाँ कि ना। ये इतनी बात यहां से लेकर यहां तक की आपने एक एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा है, इसके लिए कौन से स्टूडेंट जिन्होंने पिछली क्लास मिस करी है। हु में कोई दिक्कत नहीं है, हु सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, प्रीवियस एडजेक्टिव है। ये हु जो था ये रिलेटिव प्रोनाउन था, प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन का काम कर रहा है, प्रोनाउन होने के नाते सब्जेक्ट बन रहा है, ये सारी बातें आपको आती हैं। ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये सारी बातें आपको आती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपने किया क्या, हमने एक सब्जेक्ट लिखा, उसके आगे अपने एक एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा उसकी विशेषता बताने के लिए। हमने एक सब्जेक्ट लिखा, उसके आगे एक एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा, ये बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है। अगर आपको याद हो अपनी क्लास का आज का पहला सेंटेंस, एक सब्जेक्ट था, उसके आगे अपन ने एक एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा और उसको आगे चल के वर्ब दे दी। सब्जेक्ट लिखा, एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा और इस सब्जेक्ट की वर्ब ये दे दी। ऐसा ही किया था अपन ने। यहां पे भी किया क्या मेरे भाई, हमने कि सब्जेक्ट लिखा, उसके लिए एक एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा और जब वर्ब देने की बारी आई, इस सब्जेक्ट को वर्ब देने की बारी आई, हम मुकर गए, एक अलग से प्रोनाउन लिख दिया। अरे भाई अगर तुम ये वॉच वर्ब का सब्जेक्ट इस दे को बना दोगे तो वो स्टूडेंट, उसका क्या होगा, वो सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा है ना, तो आगे जब ये जो वर्ब लिखनी है ये स्टूडेंट वर्ब स्टूडेंट सब्जेक्ट को मिलनी चाहिए थी। तो ये दे इसमें फालतू लिख रखा आपने, जबरदस्ती डाल रखा है, तो यहां से दे हटना था, ये इसमें एरर था। यहां पे एरर ये था मेरे भाई, ये रिकॉर्डेड एडजेक्टिव है मेरे भाई, पास्ट पार्टिसिपल है, V3 एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, कुछ याद है ना। ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट जो है वो ये दे है, सॉरी वो ये स्टूडेंट्स है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। अरे हाँ के ना, अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक काम करो, फिर ये कुछ जो प्रीवियस ईयर सवाल अपने बचे थे इनको भी निपटा लेते हैं। 6 नंबर तक हो गए थे ना, 6 नंबर तक हो गए थे। ये 7 अभी रुक जाओ, 7 नंबर भी रुक जाओ, पहले कुछ बताता हूं फिर करना। पहले आप ये 8 नंबर करो, 8 नंबर। अब्राहम हैड वन सिस्टर, उसकी एक सिस्टर थी जिसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, जिसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, ठीक है। और प्रीपोजिशन है, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। परेशानी आपको पता किस लिए हो रही है, क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे कि ये मच प्रोनाउन की तरह से काम कर रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है।
ये मच यहां पर प्रोनाउन की तरह से काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। दिक्कत आपको ये हो रही है, ठीक है। ये चीज आगे आ जाएगी, अभी इसका लोड मत लो। अभी के लिए मुझे इतनी बात बताओ, इतना तो तुम जानते हो कि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा। अगर ऑफ लगा के आगे लिखना चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखोगे मेरे भाई? हुम लिखोगे। बोलो, आई बात समझ में? इसको करके दिखाओ अब जरा। ये तीनों कर सकते हो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। ये तीनों कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। हाँ भाई। हु वॉज द पर्सन, कौन है वो आदमी, कौन है वो आदमी जिसे तुम चाहते हो कि मैं कांटेक्ट करूं, दैट यू वांटेड मी टू कांटेक्ट देयर। जो तुम चाहते थे कि जिससे मैं वहां कांटेक्ट करूं, कौन है वो आदमी? अब यहां पे तुम्हें पता कि यार सब्जेक्ट चाहिए, हाँ कि ना? पता है ना कि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए तो हु लगा लो। कोई दिक्कत समस्या? और वैसे भी जब लिंकिंग वर्ब आती है ना मेरे भाई, जब लिंकिंग वर्ब आती तो ऑब्जेक्ट तो होते नहीं। चाहे इस पोजीशन पे लिखना हो चाहे इस पोजीशन पे लिखना हो, सब्जेक्टिव कैसे लिखना पड़ेगा? जब लिंकिंग वर्ब आप लिखते हो तो लिंकिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट तो होते नहीं। चाहे सब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, दोनों ही सब्जेक्टिव केस में माने जाते हैं वहां पे। इसको करके दिखाओ। दोज हु आर लेट, दोज हु आर लेट, दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम। जो लेट है, जो लेट है उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। अब फिर वही बात, ये दोज यहां पर प्रोनाउन की तरह से काम कर रहा था, सब्जेक्ट था। दोज यहां पर प्रोनाउन की तरह से काम कर रहा था, सब्जेक्ट था। इसके लिए आपने एक एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा यहां से यहां तक का, जो जो लेट है। दोज हु आर लेट, जो लेट है, अलाउ नहीं किए जाएंगे क्लास में। अब इस दोज सब्जेक्ट को वर्ब देने की बजाय जबरदस्ती एक प्रोनाउन डाल दिया यहां पे। आ रही है मेरी बात समझ में? अब कुछ बच्चे इसके अंदर ना ये भी लॉजिक लगाते हैं कि सर इसमें दोज को ही उड़ा दें तो, अगर इसमें दोज को ही उड़ा दें तो, है ना? जैसे एक बच्चा इसमें कह रहा है कि सर ये वाला जो सेंटेंस था ना अपना, जो अपन ने पढ़ा, ये वाले सेंटेंस में क्यों ना हम स्टूडेंट्स को ही उड़ा दें, क्यों ना ऐसा कर दें, हु हैव मिस द प्रीवियस क्लास दे शुड वॉच, ऐसे कर दें तो। बच्चे ग्रामेटिकली वो ठीक है, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट नाउन है और दे प्रोनाउन है? जबरदस्ती आपने एक सेंटेंस में इंफॉर्मेशन का लॉस किया। यहां से पता चल रहा था कि ये स्टूडेंट्स थे, हाँ कि ना? यहां से पता चल रहा था ना कि ये स्टूडेंट्स थे। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? और दूसरी बात, मैं आपको एक छोटी सी बात लिखवाता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो एक ही सेंटेंस को सही करने के दो तरीके हैं। यानी ए पार्ट से स्टूडेंट्स को उड़ा दूं तो भी ठीक हो जाएगा, ए पार्ट से स्टूडेंट्स को उड़ा दूं तो भी ठीक हो जाएगा। दूसरा, बी पार्ट से दे को उड़ा दूं तो भी ठीक हो जाएगा। मान लो एक ही सेंटेंस को सही करने के दो तरीके। फिलहाल तो इसमें बेस्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स की वजह से वही है, लेकिन फिर भी यहां तो चलो नाउन प्रोनाउन का गेम है। अगर दूसरे सेंटेंस की भी बात करेंगे, अगर ए पार्ट में कुछ चेंज करके भी ठीक कर सकता हूं और बी पार्ट में कुछ चेंज कर दूं उससे भी ठीक हो जाएगा। ऑलवेज प्रेफर द लेटर पार्ट। आपको इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती, लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती, लेफ्ट टू राइट समझाती है। इसलिए अगर इसके अंदर यहां पे आपको कोई समस्या नहीं है, अगर यहां पे कोई समस्या नहीं है और इधर कुछ करके करेक्शन किया जा सकता है, तो बाद वाले पार्ट में करेक्शन प्रेफर किया जाता है। सेम बात इस सेंटेंस के अंदर है। इसमें भी हो सकता है कि कोई बच्चा ये लॉजिक लगाए कि इस दोज को ही उड़ा दे, हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड, ऐसे कर दो सर। फिर वही बात,
मेरे भाई लेफ्ट को बेस मान के इसमें करेक्शन कर लो। अगर एक ही सेंटेंस को ठीक करने के दो तरीके हैं तो कुछ बच्चे ना इसका अपना ही लॉजिक बना लेते हैं कि सर ने पढ़ाया था ए पार्ट में कभी एरर नहीं होता। ये पढ़ा रहा हूं मैं? अरे ये पढ़ा रहा हूं क्या मैं? अगर एक ही सेंटेंस को ठीक करने के दो तरीके हो, यानी यहां पे भी करेक्ट करके ठीक हो सकता है, यहां पे भी करेक्ट करके ठीक हो सकता है, तब की बात है ये। अगर एरर ही ए पार्ट में हुआ तो ऑब्वियसली इधर ही ठीक करना पड़ेगा ना। मान लो ये एरर नहीं है, मान लो ये एरर है ही नहीं, ये एरर नहीं है, और यहां पे हुम लिखा हुआ है, तब तो यही पार्ट में एरर होगा ना यार। फिर क्या सोचना है? अगर एरर ही इसी पार्ट में, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। मैंने क्या बोला कि अगर एक ही सेंटेंस को ठीक करने के दो तरीके हो, अगर एक ही सेंटेंस को ठीक करने के दो तरीके हो तब पे बात है ये। आई मेरी बात समझ में? हाँ जी। अब एक ये मनीष मेरा भाई पागल हो गया है थोड़ा सा। टेंस चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया। चार में से कौन सा ऑप्शन है भैया? ये लगा देगा क्या? हुम इज द पर्सन लगा देगा क्या? अच्छा, टेंस ठीक करने के लिए ये लगा देगा क्या? हुम वर द पर्सन्स लिख देगा क्या? मजबूरी है। अरे मजबूरी है मेरे भाई, चार में से यही बेस्ट है, ये लगा के आना पड़ेगा। या फिर तू मनीष एक काम करना, साथ में एक परमानेंट मार्कर लेके जाना। जब वहां पे पीसी पे तेरे पास ये क्वेश्चन आए, वहां पे बड़ा बड़ा ऐसे क्रॉस करके ऐसे मार देना, ठीक है? जिस भी एग्जाम की तो तैयारी कर रहा है, बैंक की, एसएससी की, डिफेंस की, जिसकी भी, मान लो बैंक की तैयारी कर रहा है, बड़ा बड़ा लिख देना, आईबीपीएस वालों तुम बेवकूफ हो, यहां पर टेंस चेंज हो गया, गलत क्वेश्चन बना दिया, और पीसी को लेना और फोड़ देना। ये कर लियो तू, फिर तू ये कर लियो मेरे भाई, और क्या बोलूं मैं तुझे? जो चार में से बेस्ट ऑप्शन है वो लगाना पड़ेगा, बात खत्म। चलो इसको देखो जरा। मिस्टर सुनील पवार, मिस्टर सुनील पवार आर रिप्रेजेंटेटिव, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आर बिहाफ। अब मैंने आपको एक याद हो तो एक नाउन का पजेसिव केस बताया था, मैंने कहा था वो कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता, खाली पोजेशन बनाने का काम करता, राहुल स्कार, कुछ याद आ रहा है? ऐसे ही मैं आज आपको एक नई बात बता रहा हूं। बहुत बार आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी कॉमा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर आगे वर्ब लिखी होती है, हाँ कि ना? आप एक नाउन लिखते हो, फिर कॉमा लगाते हो, फिर उसके बारे में कुछ बताने के लिए भी एक नाउन ही लिख रहे होते हो। इसको कहते हैं मेरे भाई केस इन अपोजिशन। ये कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता। जैसे पजेसिव नाउन जो होता है, पजेसिव केस ऑफ नाउन, राहुल कार में राहुल कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ऐसे ये कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ये एक नाउन के बारे में या एक प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के काम आ रहे होते हैं। यू मिस्टर रजत, तो ये जो मिस्टर रजत है ये यू को डिस्क्राइब कर रहा है। यू कौन? आ रही है मेरी बात समझ में? ही माई बेस्ट फ्रेंड, आपने ही लिखा, उसको डिस्क्राइब कर दिया। रजत माई बेस्ट फ्रेंड, रोहन माई ब्रदर। आई बात समझ? तो बहुत बार हम क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट लिख, मतलब एक नाउन लिखते हैं और उसके साथ कॉमा लगा के एक दूसरा नाउन लिख देते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए। इसको बोलते हैं केस इन अपोजिशन, इसको बोलते हैं केस इन अपोजिशन। समझने की कोशिश करना मेरे भाई, समझने की कोशिश करना कि ये कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये खाली बस इसका डिस्क्रिप्शन है। लेकिन एरर वही है जो यहां पे, कि जब आपने मिस्टर सुनील पवार एक सब्जेक्ट लिख दिया तो आगे जब वर्ब देने की बारी आई तो ये जबरदस्ती का ही प्रोनाउन क्यों डाल रहे हो इसमें? जब सब्जेक्ट आपने लिख रखा है तो वो वर्ब उसको दो ना, जबरदस्ती प्रोनाउन क्यों लेके आ रहे हो यहां पे? आई मेरी बात समझ? चलो इस पे आ जाओ। ये तो आसान है, ये तो आसान है। ही इज द सेम मैन विच आई सॉ। अच्छा, ये तो अभी पढ़ा नहीं है आपने, ये भैया कल पढ़ाया जाएगा अगली क्लास में, दैट आएगा यहाँ पे। अभी आपका मन करेगा कि हु लगा देता हूं, मैन के लिए हु आएगा, लेकिन द सेम लगने से एम्फोसिस आ जाता है, इसलिए दैट लगाना पड़ेगा, ये आगे आएगा मेरे भाई। इसको छोड़ दो अभी, इसको छोड़ दो। लौट के एक बार 7 नंबर पे वापस आ जाओ, लौट के एक बार 7 नंबर पे वापस आ जाओ। Whom do you think she is if she knows so many things about you? तुम्हें क्या लगता है वो कौन है, तुम्हें क्या लगता है वो कौन है अगर वो तुम्हारे बारे में इतनी सारी बातें जानती? बच्चे फिर बता रहा हूं, एक तो बात ये हो सकती है कि मैं ये कराना छोड़ दूं, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ना वो कसर जाएंगे इस सेंटेंस में।
अरे सॉरी, जैसे उसमें करके दिखा रहे थे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब ऑब्जेक्ट है, इसको करके दिखाओ ना। तुम पसर जाओगे इस सेंटेंस को अगर मैंने तोड़ दिया। मुझे तो आता है, लेकिन बहुत बच्चे क्लास के धराशायी हो जाएंगे। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे कि डू यू थिंक, ये जो यू है सब्जेक्ट, इसके पास वर्ब है? ये जो थिंक, यू थिंक, इसके पास वर्ब है? और थिंक का ऑब्जेक्ट तो शी नहीं होगा ऑब्वियसली, है ना? थिंक वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई ह्यूमन बीइंग तो होगा नहीं, यानी इस थिंक का लेना देना इससे नहीं है। इतनी बात मेरी आती है बात समझ में? अब ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है शी इज, ये जो वर्ब है शी इज, इसके हिसाब से भरना है। थिंक वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता, ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है, यानी इस हु हुम का लेना देना इस वाली वर्ब से है। और इसमें आ रही है लिंकिंग वर्ब, इसमें आ रही है लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के केस में हमेशा सब्जेक्टिव केस आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता लिंकिंग वर्ब के पास। इसलिए यहां पे हुम नहीं हु यूज करना पड़ेगा। क्या बोला मेरे भाई मैंने कि लिंकिंग वर्ब जब आती है उसमें कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो अगर लिंकिंग वर्ब के केस में आपको हु हुम भरने हो तो सब्जेक्टिव केस ही भरा जाएगा। देखो क्या भरूं, हुम इज शी की हु इज शी? अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखूंगा, हुम इज शी कि हु इज शी? बोलो, हुम इज शी कि हु इज शी? बताओ क्या भरे दोनों में, हुम इज शी की हु इज शी? जब भी लिंकिंग वर्ब आएगी, चाहे आपको इस पोजीशन पे भरना हो चाहे इस पोजीशन पे भरना हो, लिंकिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होते मेरे भाई, सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ता है आपको हमेशा। ये बात आई समझ में? सेम इसी लॉजिक से, भले ही आपको ये सुनने बोलने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो, तुम्हें क्या लगता है वो कौन है? तुम्हें क्या लगता है वो कौन है? वो और कौन, ये दोनों का लेना देना इस वर्ब से है, और ये एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब है तो सब्जेक्टिव केस आएगा। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। चलो बाकी अब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। हालांकि 5-7 बार शायद मैं बोल चुका हूँ, एक बार फिर बोल देता हूं मेरे भाई। ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा क्या, काफी हैवी है। पूरा कोर्स एक तरफ और ये 4 क्लास एक तरफ, तो डीमोरलाइज मत होना मेरे भाई। 2 बार वीडियो देखोगे, 3 बार वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको लगे कि थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ जाना। 2-3 चैप्टर करने के बाद जब वापस रिवीजन करते समय आओ तो इन पर्टिकुलर वीडियोस को दोबारा देख लेना, तब ये और अच्छे से समझ में आपको आ जाएंगी। ठीक है? और जो आपको लगे कि आंसर तो मुझे समझ में आ गया, ये एक्सप्लेनेशन सी बहुत ज्यादा सर ने कर दी है, जैसे वहां पे वो 3 कंजंक्शन 3 क्लॉज ये वो सब एक्स्ट्रा नॉलेज है। वो उन्हीं बच्चों के लिए जो कोर्स वोर्स एक बार कर चुके हैं, जिनके कॉन्सेप्ट बहुत वो बार बार सोचे ना, परेशान ना हो, सारा दिन उसी के बारे में ना सोचते रहे, इसलिए बताया बस मैंने। वो अभी उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लियर होगी इतनी बात? चलो अब आ जाते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी स्मूथ गई लग रहा होगा, क्योंकि बीच में कमेंट्स वगैरह नहीं लिए। कोशिश मैं करूंगा कि आगे आगे अपने अंदर ये चेंज लेके आऊं ना, इग्नोर करना सीखूं। थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं भी धीरे धीरे कोशिश करूंगा। जैसे सो कॉल्ड सब बड़े टीचर्स कमेंट नहीं पढ़ते ना आपके, ऐसे मैं भी कोशिश करूंगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपके डाउट्स नहीं लूंगा। हर क्लास के लास्ट में 10 से 15 मिनट में आपको दूंगा। इतना तुम्हें अब पेशेंस रखना पड़ेगा, मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। थोड़ी सी जिसको बोलते हैं ना आजकल वीडियो चले सिविक सेंस, इतनी सिविक सेंस, इतनी बेसिक कॉमन सेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि टॉपिक बीच में छुड़वा के, टॉपिक बीच के अंदर छुड़ा के ये मत करो। ठीक है? लास्ट में पूछ लिया करो जो करना है। आओ मेरे भाई, इजी लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ा, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में नहीं आया। 7 में क्या था मेरे भाई ऐसा? 7 समझ में नहीं आया तो अभी छोड़ दो 7 को, अभी छोड़ दो फिर 7 को। अगर अभी ये समझ में नहीं आया तो इसको छोड़ दो मेरे भाई, 2-3 क्लास और लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। आरसी की प्रैक्टिस कहाँ से करें? बैच में मिलेगी, थोड़ी तसल्ली रख, थोड़े दिन की पेशेंस रखो, बैच में मिलेगी, टेंशन मत लो। अभी जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो,
अभी बस तुम रीडिंग कर लो, और रीडिंग कहाँ से करनी है स्ट्रेटजी वाली क्लास में बताया। कोई मेथड सजेस्ट कर दो वर्ब के फॉर्म याद करने के लिए। गो, वेंट, गॉन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ईट, एट, ईटन, ये याद करने के लिए भी मेथड चाहिए बच्चे। फिर वो मेथड ये है कि अपने नज़दीकी स्कूल में एडमिशन ले लें तीसरी चौथी क्लास में। ये मेथड है मेरे भाई। अगर ये याद करने के लिए भी आपको मेथड चाहिए तो फिर स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। लास्ट वाली सेंटेंस में शी का वर्ब, लास्ट वाली सेंटेंस में शी का वर्ब, सेंटेंस नंबर बोलो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 ओल्डर होगा या एल्डर? माई एल्डर ब्रदर। हाँ बच्चे, एल्डर ब्रदर लिख लो, ज्यादा बढ़िया है ना। लेकिन ये एक्चुअली क्या, पेपर में एज इट इज आया हुआ था इसलिए लिया हुआ ये। मैं इसको एल्डर कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसको एल्डर कर देता हूँ। वैसे पेपर में आया था तो एज इट इज प्रीवियस ईयर लिया हुआ है ना, इसलिए मैं इसको एल्डर कर दूंगा। वन ऑफ देम, वन ऑफ दीज, वन ऑफ दोज में डिफरेंस क्या है? मीनिंग का डिफरेंस है मेरे भाई, मीनिंग का डिफरेंस है। सब में थोड़ा थोड़ा। वन ऑफ दीज, इनमें से, सामने कोई चीज पड़ी हो तो वन ऑफ दीज, सामने ना पड़ी हो तो वन ऑफ दैज, वन ऑफ दोज, ऐसे कर। सर जो अपोजिटिव और रिप्रेजेंटेटिव है उसमें आर पे अलग अलग तोड़ के और आर को पॉजिटिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं मेरे भाई। आर तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है ही। तो पूरे को मैंने कर दिया तो तुम रोने लग गए क्या? तो पूरे के नीचे ब्रैकेट लगा दिया इसलिए रोने लग गए क्या? लो, ऐसा कर देता हूं। ये रिप्रेजेंटेटिव जो है ये केस इन अपोजिशन है, और ये वाला आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है। टिंग टिंग टिडिंग। राजस्थान एग्जाम के लिए क्लास ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं बच्चे। टेक्स्ट बुक पे हु हुम के क्वेश्चन करके देखें क्या? बच्चे क्लास में प्रैक्टिस मिलने लग रही है, अभी चैप्टर पूरा हो जाने दो, और थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल वाले भी चैप्टर के एंड में मिल जाएंगे। यहीं पे सब प्रैक्टिस मिल जाएगी। एक बार जितनी मैं करा रहा हूँ उतनी कर लेना, जितनी मैं करा रहा हूँ उतनी कर लेना हर्षिता। उसके बाद जितनी तुम्हें करनी हो फिर करते रहना, टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास। लास्ट वाली स्लाइड में शी का वर्ब, अरे कौन सी स्लाइड मेरे भाई, कुछ तो बता दे। क्वेश्चनों की बात कर रहा है कि थ्योरी की बात कर रहा है? राहुल कुछ बता तो दे मेरे भाई, किसको लास्ट स्लाइड कहना चाहता है तू? लास्ट क्वेश्चन तो ये है, ये तो मैंने कराया नहीं आज। अगर तो इसको कह रहा है इसमें शी आ नहीं रहा, किसकी बात कर रहा मेरे भाई? कुछ बता दे, क्वेश्चन नंबर की बात है, थ्योरी की बात है, किसकी बात है? आज की लास्ट स्लाइड ये थी, इसमें भी शी नहीं आ रहा। अगर इसकी बात कर रहा है, अगर इसकी बात कर रहा तो ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दैट प्रोनाउन एडजेक्टिव भी होता है ना? दैट प्रोनाउन एडजेक्टिव, दैट शब्द प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये आपको पढ़ाया हुआ, पिछली क्लास में पढ़ाया था मेरे भाई। दैट बहुत कुछ बन सकता है, आगे क्लासेस आएंगी उसमें देखना। दैट अकेला कंजंक्शन भी बन सकता है, प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। सेंटेंस करवा के उनको ब्रेक करा के सब सिखाऊंगा, सब समझाऊंगा। पेशेंस रखो थोड़ा। वो कैब भी नोट करना नहीं भाई, जरूरत नहीं है। अपना एक बार वीडियो देखो, फिर पीडीएफ से रिवाइज कर दो बस। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से एक बार। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। होम ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए होम, ऑफ होम आया, उसमें और कुछ लॉजिक है नहीं उपेंद्र भाई। नरेंद्र मोदी आर पीएम लिखें?
एंड आरपीएम नरेंद्र मोदी कॉमा आरपीएम नरेंद्र मोदी दोनों ठीक है। ये क्या लिख दिया तूने, आरपीएम क्या कहना चाह रहा है? 7 समझ नहीं आ रहा बच्चे। इतनी सी बात है कि लिंकिंग वर्ब आए तो इधर भी सब्जेक्टिव केस और इधर भी सब्जेक्टिव केस करना है। ये लिंकिंग वर्ब आई है, इस थिंक वर्ब से लेना देना नहीं है, इसका इस वर्ब से लेना देना है। लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है, हु सब्जेक्टिव केस है। इतनी सी बात है। और ये अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रही तो फिर इसको छोड़ दो। जब चैप्टर पूरा हो जाएगा, दोबारा रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब समझ में आ जाएगा। सर आपके नोट्स क्या है? वैसे तो मैं जिंदगी भर में भी नहीं बना सकता था। चलो बढ़िया बात है पवन। अब यही बात मैं बोलूंगा तो ये बच्चे कहेंगे कोर्स अपने नोट्स बेचने के लिए कर रहा है। ये तो जिन्होंने लिए हैं उनको पता है कि कैसे नोट्स हैं वो। ऑब्जेक्ट के लिए भी एम्फेटिक प्रोनाउन यूज कर सकते हैं क्या? गॉड हिमसेल्फ और योर सेल्फ ऑब्जेक्ट के लिए, जनरली सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं मेरे भाई, एम्फोसिस डालने के लिए। ये एक्शन उसने खुद किया। रोहन हेल्प्ड वुमन वाले सेंटेंस में वुमन तो रिसीवर है ना, वुमन रिसीवर है तो हुम भी आ सकता है। अच्छा तुमने ये लॉजिक लगा लिया सफर करने का रिसीवर है वो, है इस वजह से कि वो सफर करने का रिसीवर है इसलिए। फिर बेसिक की क्लास की जो प्रैक्टिस क्लास थी ना उस पे जा। आई रिसीव्ड अ पार्सल, अगर मैं लिख दूं आई रिसीव्ड अ पार्सल तो तेरे लॉजिक के हिसाब से तो पार्सल रिसीव कर रहा है मैंने, रिसीवर बन गया, तो आई नहीं लिखना चाहिए, मी लिखना चाहिए फिर तुम्हारे लॉजिक से। तो बेसिक की प्रैक्टिस क्लास लगा मेरे भाई। फिर सचिन वेद, कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं तो बनियान फाड़ कर रोड पर लिट जाओ भाई। सब बच्चे होते हैं यार डीमोटिवेट, ये चीज सबके साथ होती है, इसमें क्या नया है? यही तो डिफरेंस है, जो लोग कर पाएंगे और जो लोग नहीं कर पाएंगे। अभी एक चैप्टर पूरा नहीं हुआ, अभी तुम डीमोटिवेट होने लग गए। यही तो दौड़ है। जो अंत तक साथ चलते हैं, जो अंत तक भागते हैं, वो रेस की जो पट्टी होती है उसको क्रॉस कर जाते हैं, और बाकी सब बीच में रोड पे लिटे पड़े होते हैं रेसिंग ट्रैक पे। यही तो फर्क है। लिंकिंग वर्ब आए तो सब्जेक्टिव केस ही आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता। हाँ चेजिंग डेस्क, यही बात है। जो अपोजिशन और रिप्रेजेंटेटिव वाला है उसमें आर को जैसे बता तो दिया वैष्णवी, अभी बता तो दिया आपको, दोबारा कमेंट कर रहे हो आप। पैसेज पैरा जंबल करा दीजिए, इंग्लिश के 2 क्लास लिखिए करिए, लिया कीजिए, ये कहना चाह रहे हो। रोज 2 क्लास लिया करूं, ग्रामर भी पढ़ाऊं और पैरा जंबल वगैरह भी कराऊं। ठीक है, ठीक है अनिल भाई, ऐसा ही करेंगे, टेंशन मत ले, ऐसा ही करेंगे। और ज़िंदगी में और कुछ थोड़ी है, सारा दिन क्लास ही लेनी है मुझे, मेरी ज़िंदगी थोड़ी है कुछ। लेकिन टेंशन मत ले, मैं क्या करूँगा, अभी सिलेक्शन बैच 1 और 2 में जब आरसी कराना होगा ना, उसकी क्लास तुम्हारे बैच में लाइव कर दूंगा। ठीक है, तू 2-2 लगाना दिन में, मौज काट तू। अभी होने वाला है उसमें आरसी, 5 दिन 10 दिन रुक बस। मैंने फाउंडेशन बैच के वोकैब कर ले, आगे एनहेंस करने के लिए बता दो। थ्योरी वाली क्लास में, मतलब स्ट्रेटजी वाली क्लास में बताया था आगे कैसे क्या करना है। अगर ये वाली पूरी कर ली है तो स्ट्रेटजी वाली क्लास देखो भैया, रोज रोज सेम बातें मत पूछा करो। कभी कभी इंग्लिश से बहुत डर लगता है। रोशन अगला तूने लिखा ना, डर लगता है, डिमोटिवेट हो जाता हूँ, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ब्लॉक मार दूंगा मैं। मेरे पास क्या मोटिवेशन का कैप्सूल है क्या? पढ़ना हो पढ़ ले, नहीं पढ़ना नहीं, नौकरी चाहिए तो तैयारी छोड़ दे। क्या बकवास किया जा रहा है? एक बार तेरे को रिप्लाई कर दिया तो कतई निकम्मा हो रहा है। इंग्लिश से डर लगता है ना तो तैयारी छोड़ दे। किसने कहा? क्यों जवानी खराब कर रहा है अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में? अपना गली मोहल्ले में घूम, बाइकों पे बैठ, हैं सिगरेट विगरेट पीने लग जाए, ये सब हरकतें शुरू कर दे। क्यों इंग्लिश की तैयारी करनी है तुझे? खत्म ना हो तो एक बार रिप्लाई कर दिया, कतई गवार हो रहा। सचिन वेदिया रिप्लाई कर तो दिया भाई, तेरे को रिप्लाई कर दिया मैंने आपको। बेसिक्स की प्रैक्टिस क्लास देखिए, उसमें समझने की कोशिश करिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके एंगल से अगर सोच रहे हो, आपने क्या सोचा, शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो वो सफर कर रही है कैंसर से, तो उसको मैं ऑब्जेक्ट मान लूं। अगर आपके लॉजिक से सोचेंगे तो क्या लिखोगे, शी इज सफरिंग फ्रॉम,
उस सेंटेंस को छोड़ दो तुम। शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर लिखूं कि हर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर लिखूं? आपके लॉजिक से तो यहां हर आना चाहिए। फिर जो आपका लॉजिक आप लगा रहे हो, बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें ऐसे मीनिंग आ रहा होता है रिसीवर वाला, जैसे रिसीव वर्ब हो गई, है ना, गेट वर्ब हो गई, ऐसी सफर वर्ब हो गई। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस लिख दोगे तुम। सोच एक बार थोड़ा। ही बॉट अ पेन हिमसेल्फ लिखें कि बाय हिमसेल्फ लिखे? बाय हिमसेल्फ वगैरह चल जाता है, लेकिन अवॉइड करो इसको, जबरदस्ती सेंटेंस लंबा करने की वाली बात है, ठीक है। ये बाय हिमसेल्फ वगैरह आपको कहीं कहीं लिखा दिखेगा, लेकिन जरूरत नहीं इसकी। उसका जब काम वही है कि ही हिमसेल्फ बॉट अ पेन, यही काम है ना उसका, तो फिर बाय हिमसेल्फ लगा के आई डिड इट बाय माई सेल्फ, तो ये इनफॉर्मल सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा, धक्का करने वाली बात है। जब एम्फेटिक वहां लग सकता है, जबरदस्ती का बाय माई सेल्फ और ये सब क्यों लिखे, क्यों सेंटेंस लंबा करें। चलो जी, आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अब अपनी अगली क्लास के अंदर। सचिन वेद, तू पागल हो गया क्या भैया? कितनी बार रिप्लाई करूं तुझे, कितनी बार रिप्लाई करूं मेरे भाई? 3 बार रिप्लाई कर चुका हूं यार मैं तेरे कमेंट का, और कितनी बार रिप्लाई करूं? तू सुन ही नहीं रहा क्या?